अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। मुझे पता है सुबह आप लोगों का पेपर है और ये अहम टॉपिक है और टाइम की वजह से मैं टाइम पे नहीं बना सका, तो अब मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है जी। जनाब, सबसे पहले तो देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है। यार देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। एक फर्म है और उसके हैं दो पार्टनर, एक का नाम है अब्दुल्ला नासिर और दूसरे का नाम है अब्दुल रहमान। ठीक है ना। अब मुझे तुम ये बताओ, फर्म अगर कोई भी कारोबार करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेन देन करती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब्दुल्ला नासिर और अब्दुल रहमान ना, क्योंकि ये दोनों पार्टनर हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन अब एक तीसरा शख्स आता है जिसका नाम है आकाश। वो लोगों को कहता फिरता है कि भाई मैं अब्दुल्ला और अब्दुल्ला नासिर का पार्टनर हूँ, मैं भी उनकी फर्म के साथ काम करता हूँ, मैं भी पार्टनरशिप में हूँ। जबकि वो है नहीं, वो रियल पार्टनर नहीं है। लोग आकाश की बात पे यकीन करके उस फर्म के साथ कोई लेन देन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चीज़ें देते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने यही समझा कि यार ये जो आकाश है ना, अब्दुल्ला नासिर और अब्दुल रहमान का पार्टनर है, और मैंने उनकी फर्म को ना आकाश के कहने के ऊपर, क्योंकि आकाश ने मुझे फील करवाया, बल्कि यकीन दिलवाया कि भाईजान मैं भी इनका पार्टनर हूँ, तो मैंने उसकी बात पे यकीन करके उनको कुछ लैपटॉप्स दे दिए, उनकी फर्म को दे दिए। ठीक है ना। लेकिन जब पैसों की बारी आई ना, तो मैंने, अब मुझे बताओ, पैसों पैसों की जिम्मेदारी किस पे है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन पैसे देगा? अब्दुल्ला नासिर, अब्दुल रहमान या आकाश? भाई आकाश देगा, क्योंकि मैंने आकाश के कहने पे ही तो उस फर्म के साथ कारोबार किया, जबकि आकाश उस फर्म का पार्टनर नहीं है। लेकिन भाई अब जिम्मेदारी उसी पे आएगी, और अब उसी को भी एज ए रियल पार्टनर ही समझा जाएगा, और उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आएगी, हालांकि वो है नहीं है रियल में। लेकिन उसके कहने के ऊपर, उसके यकीन दिलाने के ऊपर मैंने एक फर्म के साथ कारोबार कर दिया, लेन देन कर दिया। अब मैं उसको पार्टनर समझ बैठा हूँ, और अब जारी बात है, अब जो लायबिलिटी है वो आकाश के ऊपर आएगी। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। समझ आई? तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो अब इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखें कि नॉर्मली क्या होता है कि जो रियल पार्टनर्स होते हैं किसी फर्म के, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अब्दुल्ला नासिर, अब्दुल रहमान का मैंने आपको एग्जांपल दिया। लेकिन सम टाइम्स कोई एक शख्स जो होता है वो रियल पार्टनर नहीं होता, लेकिन उसको फिर भी हम एज अ रियल पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि वो एक्चुअली लोगों को फील करवाता है, रिप्रेजेंट कराता है, उनको इंप्रेशन देता है कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ। अपने अल्फाजों से, अपने एक्शन से, लेटर हेड से, अपने अपने रवैये से लोगों को बताता फिरता है कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ। और उसके साथ, और उसकी बात पे यकीन करके कोई उस फर्म के साथ कारोबार करता है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर आएगी? उसी बंदे पे आएगी जो लोगों को फील करवाता है, कि महसूस करवाता है, बल्कि यकीन दिलाता है कि मैं पार्टनर हूँ। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। तो पार्टनरशिप का एक्ट का जो सेक्शन है 28, वही इसको डील करता है। अब मजीद इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर आकाश जो है ना, वो पार्टनर नहीं है किसी फर्म के अंदर, लेकिन ये लोगों को बताता है कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ। अब एक बंदा है ए, वो उस फर्म को ना कुछ गुड्स सप्लाई करता है, सेल आउट करता है, क्योंकि उसको आकाश के अल्फाजों के ऊपर यकीन आ गया। उसने यही सोचा कि आकाश भी पार्टनर है, उसने उस फर्म को कुछ लैपटॉप्स वगैरह सेल आउट कर दिए। लेकिन बाद में जो फर्म है ना, वो पैसे नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि भाईजान वो तो जो है ना, अब उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? आकाश। आकाश विल आल्सो बी लायबल फॉर द डेट इवन दाउ ही वाज नेवर अ रियल पार्टनर। यानी इसका मतलब यही है कि आकाश वो पार्टनर तो नहीं है, लेकिन उसके कहने पे एक बंदे ने भाई उस फर्म के साथ कारोबार किया ना, तो अब लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? आकाश के ऊपर आएगी। तो ये है एक्चुअली कॉन्सेप्ट। समझ आ गया? अच्छा जी, इस हवाले से अब अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सेक्शन 828 के अंदर मौजूद है। उसमें यही बताया गया है जो भी मैंने आपको बताया। अगर कोई शख्स अपने अल्फाजों से, रिटन या स्पोकन वर्ड से या कंडक्ट से लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि मैं जनाब पार्टनर हूँ, और लोग उसके बात भी यकीन करके उस कंपनी के साथ लेन देन करते हैं या फर्म के साथ लेन देन करते हैं, तो उसकी जो जिम्मेदारी आएगी, लायबिलिटी आएगी, वो किसके ऊपर आएगी? उसी बंदे पे आएगी। और अब उसको एज, क्योंकि अब जो लायबिलिटी आई वो, यार लायबिलिटी देखो उसके ऊपर क्यों आई या किस तरह आई? वो यही हुआ ना कि भाई उसको अब हम एज ए रियल पार्टनर के तौर पे ही ट्रीट कर रहे हैं, हालांकि वो है नहीं। लेकिन उसके ये फनकारी की वजह से अब वो रियल पार्टनर की तरह ही उसके ऊपर एक लायबिलिटी आएगी, अब उसी को ही हम जिम्मेदार ठहराएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को यकीन दिलाते हो कि मैं पार्टनर हूँ, और तो अब आप बाद में उस चीज़ से मुकर नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते, और ऊपर से अगर लोगों ने आपकी बात पे यकीन करके आपके साथ कारोबार भी किया हो। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक मज़ीद और चीज़ है
कि अगर एक फर्म है उसके अंदर दो लोग पार्टनर हैं ए और बी, अब बी मर जाता है, उसके बाद भी जो फर्म है वो बी का नाम इस्तेमाल करती है, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि क्योंकि अब बी मर चुका है, अब वो लायबल नहीं है, या उसके जो वारिस हैं वो लायबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो फर्म किसी के साथ क्या लेन देन करती है, वो बंदा भले उसका नाम यूज़ हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर, लेटर हेड के ऊपर या एग्रीमेंट में कहीं पे भी उसका नाम यूज़ हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर अहमद एंड बिलाल पार्टनरशिप या कंपनी के नाम से, अब बिलाल मर गए लेकिन नाम उसका यूज़ हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है तब कि बिलाल भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो कोई पैसों का मामला है, लेन देन का मामला है, ना बिलाल होगा ना बिलाल के वारिस जो होंगे या बेटे होंगे वो यानी जिम्मेदार होंगे। ये इन्होंने एक हमें एक्सेप्शन यहाँ पे दी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो होल्डिंग आउट है ना, इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना एसेंशियल्स हमें नज़र आते हैं। वो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन, कि भाईजान आपने यानी वो जो तीसरा बंदा है वो सबसे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि भाई मैं पार्टनर हूँ। जैसे मैंने आपको आकाश का एग्जांपल दिया कि अब्दुल्ला नासिर और अब्दुल रहमान एक्चुअल में रियल पार्टनर हैं एक फर्म के, लेकिन आकाश भी लोगों को कहता फिर रहा है कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ, मैं भी उनका यानी कि पार्टनरशिप में हूँ। ठीक है, अब वो अपने अल्फाजों के ज़रिए भी कह सकता है या रिटर्न में भी कह सकता है, जैसे कोई लेटर हेड है या साइन बोर्ड है, या अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से, अपने आमाल से लोगों को फील करवाता है, मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, फैसले करता फिर रहा है फर्म के अंदर, ये वो वगैरह सारा, और बाज़ औक़ात अपनी खामोशी के साथ। ठीक है ना, एलिज्ड रिप्रेजेंटेशन यानी ये है कि किसी ने उसको कहा यार आकाश भाई आप भी अब्दुल्ला नासिर अब्दुल रहमान के पार्टनर हैं, तो वो आगे से मुस्कुरा देता है, यानी उनको करेक्ट नहीं करता कि भाई मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंटेशन में आती हैं। उसके बाद है दूसरी चीज़ कि यार आकाश के कहने के ऊपर तीसरी पार्टी ने उसके ऊपर यकीन कर दिया और उसने कंपनी को क्रेडिट दिया या फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है ना। सो दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि आकाश की रिप्रेजेंटेशन जो थी, बीइंग कि मैं इस कंपनी का या इस फर्म का पार्टनर हूँ, और उसके ऊपर किसी ने यकीन कर लिया, तो ये हो गया दूसरा एलिमेंट। मिसाल है, सप्लायर ने फर्म को गुड्स इसीलिए दिए क्योंकि उसने अली का जो क्लेम है उसके ऊपर यकीन कर लिया कि ये वाकई पार्टनर है। ठीक है जी। उसके बाद आती है लायबिलिटी। तो भाईजान अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी के फनकारी पे दिखाने पे कि मैं भी पार्टनर हूँ, और अगला बंदा उन फर्म के साथ कारोबार कर लेता है, तो अभी उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? उसी शख्स के ऊपर आएगी जो अब लोगों को कहता फिर रहा है कि मैं भी पार्टनर हूँ। मिसाल के तौर पर अगर वो फर्म जो है ना वो गुड्स की पेमेंट नहीं कर पाती, नाकाम होती है, तो उसकी जिम्मेदारी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? आकाश के ऊपर आएगी। ठीक है, तो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया, इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सवाल आता है अक्सर कि होल्डिंग आउट क्या है, उसके अंदर एक्सेप्शंस क्या है, तो इसको आपने ज़रा डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहला है एक्सेप्शन, वो ये है, अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो लायबल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर डिसीज पार्टनर, अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर दो बंदे हैं ए और बी मर जाते हैं, तो बी के मरने के बाद अब वो फर्म भले उसका नाम इस्तेमाल कर भी रही है, कुछ भी है, तो वो लायबल नहीं होगा, ना वो लायबल होगा, ना उसके वारिस लायबल होंगे, ना ही उसकी प्रॉपर्टी या मिल्कियत इस्तेमाल की जाएगी पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अगर आकाश मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को मर जाता है और जो फर्म है, अब यहाँ पे आकाश रियल पार्टनर है। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो दे रहा हूँ, यहाँ पे आकाश रियल पार्टनर है, तो आकाश एक रियल पार्टनर है और उसकी फर्म जो है ना वो 1 जनवरी को मर जाता है, उसकी फर्म जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है 1 फरवरी 2025 को। अब आकाश या उसके जो वारिस हैं, बेटे हैं, वो लायबल नहीं है भाई, क्योंकि वो तो मर गया, उसके मरने के बाद ये फर्म ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है इंसॉल्वेंट पार्टनर, इसका मतलब है कि वो शख्स जो बैंक करप्ट हो चुका है, जिसके पास पैसे नहीं है, अब वो फर्म का कोई हिस्सा भी नहीं है। जाहिर बात है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, आप सड़क पे आ चुके हैं, अब आप फर्म का हिस्सा नहीं बन सकते ना, नहीं काम कर सकते, नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो वाला शख्स भी लायबल नहीं समझा जाएगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस देना भी ज़रूरी है, लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप बैंक करप्ट हो जाते हैं तो वही एक नोटिफिकेशन काफ़ी होता है, यानी कि इंसॉल्वेंसी जो है ना वही एक्चुअली एक नोटिस के तौर पे तस्वर की जाती है। सो फर्दर कोई अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मिस फातिमा जो है ना वो एक फर्म की पार्टनर हैं, 1 मार्च 2025 को वो डिक्लेयर होती है इंसॉल्वेंट।
और उनके यानी कि वो बैंक करप्ट हो चुकी हैं, यानी इसका मतलब है वो बेचारी रोड पे आ चुकी है, फ़कीर बन गई है, दरवेश बन गई है। अब जो फर्म है ना वो किसी के साथ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करती है 15 मार्च को। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये लायबल नहीं है भाई, अब क्योंकि अब ये सॉल्वेंट हो चुकी है, बैंक करप्ट हो चुकी है, अब इसके बाद पैसे नहीं है तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं इसके पैसे इस्तेमाल होंगे, बल्कि पैसे तो है ही नहीं, कहाँ इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन जो एक्सेप्शन है वो है स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट, जो इसको बोलते हैं डोरमेंट बोलते हैं। वो ये है कि एक बंदा है तो पार्टनर किसी फर्म में, लेकिन एक्टिव नहीं होता, पैसे लगाता है लेकिन मिलता जुलता नहीं है, बल्कि लोगों को तो पता ही नहीं, पब्लिक को पता ही नहीं है कि यार ये वाकई पार्टनर है। मैं मिसाल देता हूँ, एक फर्म है उसके अंदर 3 बंदे हैं, ठीक है ना। उस तीन एक उसमें एक बंदा जो है उसका नाम है अहमद, दूसरा है बिलाल, तीसरा है अयाज। अब बिलाल अयाज भी पार्टनर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि अयाज आता ही नहीं है, गुमनाम बंदा है, बस अंडरग्राउंड रह के काम करता है, बस पैसे इन्वेस्ट कर देता है। तो ये हमें बताता है कि अगर वो अयाज उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, वो पार्टनरशिप से निकल जाता है, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि लोगों को बताएं फिरें कि भाई ये बंदा भी पार्टनर था, अब ये पार्टनर नहीं है या इसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है। क्योंकि यार जब वो यानी कि उस पार्टनरशिप का हिस्सा था तब कौन सा एक्टिव था, तब भी तो लोगों को नहीं पता। अब अगर वो रिटायर हो गया तो लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है कि अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जफ़र ने ना फर्म के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन पब्लिकली वो अपीयर नहीं होता था एज ए पार्टनर, था पार्टनर। अब फर्म ने कुछ पैसे उधार लिए और उस टाइम जफ़र पार्टनर था। अब तो जब जफ़र पार्टनर था तो जफ़र की लायबिलिटी होगी, ठीक हो गया। लेकिन जब जफ़र रिटायर हो जाएगा तो फिर यानी कि लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को। हाँ, लेकिन जो उसके क्लोज लोग हैं उनको ज़रूर बताना है, यानी कि उसकी फर्म में जो 4-5 पार्टनर हैं उनको ज़रूर बताएंगे कि यार जफ़र अब हमारा पार्टनर नहीं हो गया, क्योंकि वो रिटायर हो गए, अब हम ही पार्टनर हैं। लेकिन पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो तो यार स्लीपिंग पार्टनर था, वो तो मतलब गुमनाम, खामोश, भंग पी के सोता रहता था, तो उसका तो कोई एक्टिव ही नहीं था ना, कोई एक्टिव नहीं था। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बताना है जो क्लोज लोग थे, जो पार्टनरशिप में साथ थे। तो ये एक्सेप्शंस हैं 3। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, फिर पेपर में ना बाज़ औक़ात एक तो ये पूछता है कि यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के साथ में ये भी पूछता है कि जो डिसीज़्ड पार्टनर हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी उसका क्या किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले तो एक नॉर्मल रूल याद रखें जो सेक्शन 42C के अंदर है कि भाई जब किसी फर्म के अंदर एक पार्टनर है वो मर जाता है, तो वो फर्म ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। यानी अहमद और बिलाल जो है ना मिलकर एक फर्म चलाते हैं, अब अहमद मर गया है तो अब वो जो फर्म है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 35 के अंदर उन्होंने बताई है कि अगर पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं जब वो जिंदा थे कि यार हम में से अगर कोई बंदा मर भी जाएगा तब भी ये हमारी पार्टनरशिप चलती ही रहेगी, तो वो एक अलग केस है। मिसाल के तौर पर अहमद और बिलाल ने एग्रीमेंट किया कि हम में से अगर कोई बंदा मर भी जाएगा तो उसके बाद भी फर्म जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी। अब अगर अहमद मर भी जाता है तो बिलाल फिर भी उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, उसी फर्म को उसी नाम के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसमें लायबिलिटी ऑफ डिसीज पार्टनर्स स्टेट, अब ये क्या चीज़ है देखें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ लेकिन हम इसको दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि पेपर में का ये सवाल है तो हमारे पास हेडिंग्स बहुत हों। अब इसमें ये चीज़ इसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक पार्टनर मर जाता है तो उसकी जो स्टेट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, आप उसकी मिल्कियत या प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई वो मर गया, बात ख़त्म, अब वो पार्टनर नहीं, अब वो जिम्मेदार नहीं है। अहमद और बिलाल ने मिलकर एक फर्म बनाई, अहमद एंड बिलाल। अब बिलाल मर गया 10 जनवरी को, 5 फरवरी को बिलाल ने एक लोन लिया फर्म के लिए 5 लाख का। अब अहमद मर चुका है तो अब अहमद की प्रॉपर्टी से आप पैसे नहीं पे करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद है, और ये दूसरा है कि पब्लिक नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो मर गया तो साथ में उसकी लायबिलिटी भी ख़त्म हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है कि अहमद और बिलाल की कंपनी थी, फर्म थी अहमद एंड बिलाल। ठीक है, अहमद मर गया 1 मार्च को 2025 को, फर्म कंटिन्यू काम करती रही उसी नाम के साथ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अहमद मर चुका है। लेकिन 10 मार्च 2025 को जो है ना फर्म एक नया लोन लेती है बैंक से। अब बैंक को पता नहीं है कि अहमद मर गया है कि ज़िंदा है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल नहीं है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे लोन पे करने के लिए। और दूसरा है कि नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू एंड हिज लायबिलिटी फॉर ऑब्लिगेशन आफ्टर डेथ, यानी उसकी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, भाई वो मर गया, उसकी जिम्मेदारी भी उसके साथ मर गई। और तीसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है लायबिलिटी फॉर पास्ट ऑब्लिगेशन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अहमद जब जिंदा था तब फर्म ने एक एग्रीमेंट किया
और लेकिन उसकी जो पेमेंट थी वो अहमद के मरने के बाद पे करनी थी, लेकिन अहमद के होते हुए वो एग्रीमेंट हो गया। तो अब जारी बात है, जब अहमद जिंदा था तभी इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था और उस वक्त पैसे देने थे, लेकिन वो पैसे देने की जो जब जब ज़रूरत पेश आई तब अहमद मर चुका था। लेकिन क्योंकि अहमद के होते हुए हुआ था तो अब अहमद के जो रिश्तेदार हैं या जो उसके वारिस हैं, बेटे हैं, वो लोन पे करेंगे। यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी आएगी, यानी कि वहाँ पे वो लाइबल है डेट एंड ऑब्लिगेशन के लिए। जो भी जो है ना जो महरूम पार्टनर है उसकी लाइफ टाइम के अंदर जब जिंदा था अगर उसने किसी से कोई लेन देन की थी लेकिन उसकी पेमेंट उसने नहीं की थी, अब वो मर गया था फर्म के अंदर, तो बाद में फिर वो जो है ना क्योंकि वो उसके ज़िंदा होते हुए ये सारा मामला हुआ था तो उसके रिश्तेदार उसकी जगह पे वो लाइबिलिटी पूरी करेंगे। मिसाल के तौर पर 10 जनवरी से पहले पहले यानी अहमद के मरने से पहले पहले फर्म ने एक ऑर्डर दिया था गुड्स का किसी सप्लायर से 2 लाख का, लेकिन वो जो डिलीवर हुए वो हुए 8 जनवरी को, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम यानी कि पेमेंट नहीं हुई थी। अब अहमद की जो स्ट्रीट है उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे हम कुछ अमाउंट पे करेंगे ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि भाई जब वो जिंदा था तभी एग्रीमेंट हुआ था ना, ठीक है ना। सो दोस्तों ये थी हमारी एक वीडियो, तो ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। ये बहुत मैं इमरजेंसी में बनाई है सिर्फ इसीलिए ताकि आपका सुबह जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।